जीतन राम मांझी हम पार्टी के नेता हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री। आज उनका एक बयान बहुत चर्चा में है, जिसमें वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि पार्टी के एमपी एमएलए को एमपी लैड फंड या विधायक विकास निधि में से 10% कमीशन लेना चाहिए। 10% ना मिले तो 5% तहसीलना चाहिए, पार्टी फंड में देना चाहिए और ये कमीशन लेना बिल्कुल जायज है। इन्हीं जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि पिछले चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का एक उम्मीदवार 2700 वोटों से चुनाव हार रहा था। उन्होंने डीएम से बात की और मिल करके 2700 वोटों से हारते हुए उम्मीदवार को चुनाव जितवा दिया। उनका एक उम्मीदवार 1500-1600 वोट से इस बार हार गया, तो उस आईएएस अफसर ने उनको फोन करके कहा कि अरे सर, इस बार कैसे आपका 1500-1600 वोट से हार गया? तो उन्होंने कहा उन्होंने हमसे बताया नहीं। उस बयान को लेकर के जब बहुत हो हल्ला हुआ तो जीतन राम मांझी ने कहा मैं मुसहर का लड़का हूं, इसलिए मेरे ऊपर थूकोगे तो आप ही के ऊपर आसमान में थूकोगे। अब मैं एक ब्रांड बन चुका हूं। और अब सरेआम वो कह रहे हैं कि विधायक और एमपी कमीशन लेना चाहिए। पिछले दिनों राजस्थान के एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने वहां के 3 विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन किया और उन्होंने विधायक निधि में कमीशन पहले मांगने की बात की और कमीशन के आधार पर काम कराने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 24-36 घंटे पहले पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे और उस रैली में मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं जा सके, लेकिन वर्चुअली जब उन्होंने पश्चिम बंगाल की रैली को संबोधित किया तो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को कट और कमीशन वाली सरकार कहा। कट और कमीशन की बात उन्हीं के सरकार के मंत्री कह रहे हैं, एनडीए में कह रहे हैं, चुनाव जिताने की बात कह रहे हैं, लेकिन उस पर क्या हो रहा है, उस पर कितनी चर्चा है। फर्ज कीजिए कि यही बयान अगर इंडिया गठबंधन के या विपक्ष के किसी नेता ने यही 2 बयान दिए होते तो आज देश में किस तरह का हंगामा होता, किस तरह की चर्चा होती। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में जीतन राम मांझी के 27 वोटों से हारे हुए कैंडिडेट को जिताने की बात पर कितनी चर्चा हुई, कितने डिबेट हुए। और अब जब जीतन राम मांझी सीधे सीधे कट कमीशन लेने की बात कह रहे हैं तो कितने लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इस पर कितनी चर्चा हो रही है। ठीक उसी तरह दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार साल दर साल खराब होते जा रहा है। पिछले साल तक अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सरकार थी तो वायु प्रदूषण के लिए एक बड़ा तबका अरविंद केजरीवाल की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानता था। अरविंद केजरीवाल अपने से जिम्मेदारी उठा करके बहुत लंबे समय तक पंजाब और हरियाणा की सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दिया करते थे कि वहां के किसान पराली जला रहे हैं। शुरुआती 5 साल में उनका ये रुख था। बाद में 2017 में यानी उनके 2022 में जब उनकी पंजाब में सरकार आई तो पंजाब के किसानों के पराली जलाने की बात अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दी। तब हरियाणा पर यहां तक कि चुनाव के दौरान पानी को लेकर उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार को कहा कि उसमें ऐसा जहरीला पदार्थ और दिल्ली में जहरीला पानी आ जाएगा। अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार और पंजाब में आम आदमी। अब दूसरे तरह का राग अलापा जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण, वायु प्रदूषण कोई एक दिन में खत्म होने वाली बात नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की 11 साल की सरकार से सवाल कब पूछे जाएंगे और कहां पूछे जाएंगे। 11 साल कोई कम साल होता है। अब अरावली पर्वत की बात होने लगी, अरावली पर्वत की खनन की बात होने लगी और यह भी तर्क दिया जाने लगा कि दिल्ली की बनावट ऐसी है, एक कटोरे की तरह की हवा उधर से जा नहीं पाती, आ नहीं पाती। समय और परिस्थिति के हिसाब से क्या हम और आप तर्क दे रहे हैं? क्या अपनी भावनाओं के हिसाब से हम तर्क दे रहे हैं और क्या हम अपनी भावनाओं के दास लगातार बनते चले जा रहे हैं? सवाल उठाने की हमारी प्रक्रिया खत्म हो गई है। सोचने की प्रक्रिया हमारी एकांगी है और सिर्फ हम एक तरफा सोच रहे हैं। आज इसी चर्चा पर मैं आम लोगों की राय लेना चाहता हूं और मैं बहुत दिनों के बाद आज कॉफी होम में आया हूं
मौसम वायु प्रदूषण का भी है और ठंड का भी है, तो मैंने सोचा यहाँ आप देखिए पूरा कॉफ़ी होम भरा हुआ है और ऐसे मौसम में इन्हीं मुद्दों पर समाज के हर वर्ग से और हर उम्र के लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि इन सारे विषयों पर माहौल क्या है, आम लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं या फिर ये बातें सिर्फ टीवी स्टूडियोज की डिबेट तक ही सीमित है। भाई साहब